अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये बड़ा मशहूर है, जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो वो नहीं कहते हैं ना वो तो वो ज़रूर करते हैं। फिर सदर ट्रंप की इसी गैर मुतवक्की शख्सियत और तबीयत ने एक मरतबा फिर हिला कर रख दिया है दुनिया को। 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो 2 हफ्ते तक ईरान पर कार्रवाई से मुतालिक फ़ैसला मौखर कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने कहे पर डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन भी कायम नहीं रह सके। कल रात ही ट्रंप के ही नायब सदर जेडी वेंस ने भी अपने सदर को मशवरा दिया था कि इसराइल अमेरिका को जंग में घसीटना चाहता है, लेकिन अमेरिका को इसमें बराह रास्त शरीक होने से बाज रहना चाहिए। लेकिन वो ट्रंप ही क्या जो किसी का मशवरा सुन लें। रात गए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की कि अमरीकी जंगी तैयारे ईरान के जोहरी मराकज़ बशमुल फर्दो, नतंज और इस्फहान पर हमलों के बाद ईरान की फ़ज़ाओं से बहिफाजत निकल आए हैं। ईरान के मरकज़ी जोहरी प्लांट फर्दो पर कई बम गिराए गए हैं। ये अमेरिका इस दुनिया के लिए एक तारीख़ी लम्हा है। ईरान को अब इस जंग को ख़त्म करने पर रजामंद हो जाना चाहिए। नाज़रीन, यूँ अमेरिका ईरान इसराइल जंग में बाकायदा तौर पर कूद पड़ा है। अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के पुरअमन जोहरी तनसीबात पर हमला करके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी कानून और NPT की संगीन खिलाफ वर्जी की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया है कि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस की है। अब ईरान के जवाब का इंतज़ार करें, जिसके जवाब में सदर ट्रंप ने ईरान को मज़ीद मौलिक हमलों की धमकी देते हुए खबरदार किया है कि अब यह तो फिर अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा, जो गुज़िश्ता 8 दिनों से बहुत बड़ा होगा। इसराइली सदर का दावा है कि अमरीकी हमलों से ईरानी जोहरी प्रोग्राम को खातिर ख्वाह नुकसान पहुंचा है, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा था। ईरान का जोहरी प्रोग्राम बाकायदा ख़त्म करने का वादा पूरा हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ ईरानी हुकाम कह रहे हैं कि अमरीकी हमले का निशाना बनने वाले तीनों जोहरी मराकज़ से एटमी मवाद को महफूज मकाम पर पहले ही मुंतकिल कर दिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद IAEA ने भी बयान जारी किया है कि ईरान में जोहरी तनसीबात के गर्द ताबकारी की सतह में कोई तब्दीली नहीं आई है। इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि अमेरिका अपने हदफ के हुसूल में नाकाम हो गया है। सारी टेक्नोलॉजी और बस्टर बम की कहानी सब ईरान ने फेल कर दी है। या यूँ भी कह लीजिए कि एक अमेरिका का फ़ैसला था और एक अल्लाह का फ़ैसला था। ईरान के जोहरी तवानाई के सरबराह ने आलमी एटमी एजेंसी को ख़त लिखकर अमरीकी हमलों की तहकीकात का मुतालबा किया है। ईरानी जोहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले के बाद कल IAEA का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। उधर अमरीकी चैनल CBS न्यूज़ ने अमरीकी हुक्काम के हवाले से दावा किया है कि अमरीका ने हफ्ते को सिफारती चैनल्स के ज़रिए ईरान से रब्ता करके बता दिया था कि वो सिर्फ फ़ज़ाई हमले करने का इरादा रखता है। इस तमाम सूरत हाल, ख़बरों और दावों के बावजूद अमरीकी हुक्काम इस बात पर बज़द हैं कि उन्होंने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया है। आज दोपहर प्रेस ब्रीफिंग में फिर से अमरीकी वज़ीर दिफा ने यह दावा किया कि इन हमलों ने ईरानी जोहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। उनके साथ मौजूद अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने अमरीकी हमलों के बारे में तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि इन हमलों से मुतालिक वाशिंगटन में बहुत कम लोग जानते थे। अमरीका ने ईरान पर हमले के ऑपरेशन का नाम मिडनाइट हैमर का नाम दिया था, जिसमें 7 B-2 स्प्रिट बमबार तैयारे शामिल थे, जिन्होंने आधी रात को ईरान पर 30,000 पाउंड वजनी 2 बम गिराए हैं। अमरीकी दिफाई हुकाम ने बताया है कि ईरान में जोहरी तनसीबात पर अमरीकी बमबारी में 125 से ज़ायद तैयारे शामिल थे। आबदोज से मिसाइल भी दागे गए और B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों ने भी बमबारी की है। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि टोमाहॉक मिसाइल इस्फहान पर हमला करने वाला आखिरी मिसाइल था। इससे पहले अमरीकी ओहदेदारों ने CBS न्यूज़ को तस्दीक की थी कि ईरानी एटमी साइट्स पर हमले में MOP बम्स का इस्तेमाल किया गया है और हर हदफ पर दो ऐसे बम गिराए गए हैं। ज़ेरे ज़मीन एटमी प्लांट्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाला हथियार MOP बम कहलाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर गैर जोहरी बंकर शिकन बम कहलाने वाला ये हथियार सिर्फ अमेरिका के पास है, जो आज से पहले इस्तेमाल नहीं किया गया था। अमरीकी हुक्काम कह रहे हैं MOP बम एक ऐसा हथियार है जो ज़ेरे ज़मीन गहराई में बने मजबूत बंकर्स और सुरंगों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। स्टेल्थ बमबार के नाम से मशहूर अमरीकी B-2 स्प्रिट तैयारा बम गिराने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ असलहा माहिरीन का भी मानना है कि 30,000 पाउंड वजनी ये बम शायद पहाड़ के नीचे बने ईरान के फोर्दो एटमी प्लांट के मरकज़ को नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखता है।
अमरीकी हमले के बाद नाज़रीन ईरान की तरफ से अब तक कोई सख्त तरीन रद्द अमल में ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी है और इस अहम तरीन फैसले की हतमी मंजूरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। आबनाए हर्मुज़ आलमी तेल और गैस की तरसील के लिए बड़ी अहम आबी गुजरगाह है। आबनाए हर्मुज़ की अहमियत से मुताल्लिक आपको बता देती हूँ कि ये वो समंदरी रास्ता है जो एशिया, यूरोप और शिमाली अमेरिका समेत दुनिया भर के लिए तेल के हवाले से लाइफ लाइन तस्वुर किया जाता है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, कुवैत और ईरान जैसे ममालिक से इसी रास्ते तेल दीगर ममालिक को पहुँचता है। खलीज फारिस और खलीज ओमान के बीच वाक़ आबनाए हर्मुज़ एक मकाम पर सिर्फ 33 किलोमीटर है। अगर ईरान आबनाए हर्मुज़ को बंद कर दे तो आलमी तेल की 20% रसद मुतासर हो सकती है। ईरानी पार्लियामेंट के फैसले पर अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान स्टेट ऑफ हर्मुज़ बंद करता है तो ये एक और भयानक गलती होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ऐसा करना ईरान के लिए माशी खुदकुशी होगा। जबकि आबनाए हर्मुज़ बंद हुई तो अमरीका के पास निमटने के इख्तियारात भी मौजूद हैं। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद पर सिफारती सरगर्मियों में बड़ी तेज़ी आ गई है। सऊदी अरब ने अमरीकी हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। रूस जो अमरीका को बारहा इस लड़ाई में कूदने से बाज रहने की तंबीह कर रहा था, अब रशिया का कहना है कि सदर व्लादिमीर पुतिन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फौरी तौर पर बात करने का कोई मंसूबा नहीं है। और इसी दौरान नाज़रीन ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने रूस जाने का ऐलान करते हुए कहा है कि रूस ईरान का दोस्त है, वो सदर पुतिन के साथ मुशावरत करेंगे। सूरत हाल बदल चुकी है और देखना है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। चीन ने अमरीकी हमलों की मजम्मत करते हुए इसे अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए तनाज़े को बातचीत से हल करने पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने भी ईरानी जोहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत करते हुए खदशे का इजहार किया है कि इससे खित्ते की कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद के साथ टेलीफोनिक राबता भी हुआ है। वज़ीर आज़म ने ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार करते हुए कहा है कि अमरीकी हमले IAEA और दीगर आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल ने अमरीका के ईरान के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसे आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त ख़तरा करार दिया है। नाज़रीन उधर अमरीका में भी डेमोक्रेटिक पार्टी के कई अहम रहनुमाओं ने ईरानी जोहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की मजम्मत की है। कांग्रेस अलेक्जेंड्रिया ने कहा है कि ये आइन और कांग्रेस के जंगी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है और ये सदर ट्रंप के मुआवजे की बुनियाद बनाता है। साथ ही उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया है कि ट्रंप का जल्दबाजी में उठाया गया ये कदम एक ऐसी जंग शुरू कर सकता है जो अमेरिका को तवील अरसे तक फंसा सकती है। रुकन कांग्रेस रशीदा तालिब ने भी ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत करते हुए इन हमलों को अमरीकी आइन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है और कांग्रेस से फौरी मुदाखलत की अपील की है। अमरीकी अवाम भी ट्रंप के ईरान पर हमले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जंग मुखालिफ ग्रुप ने नो मोर वॉर के नाम से बड़ा एहतजाज भी ऑर्गेनाइज किया है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइल से जवाबी वार किए हैं। खैबर शिकन मिसाइल तल अबीब और हाइफा में गिरे हैं जिसमें दर्जनों अफराद के जख्मी होने की तलात आ रही हैं, जबकि इसराइल की तरफ से ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले अब भी जारी हैं। 13 जून को ईरान पर इसराइली हमलों से शुरू होने वाली इस जंग को अब 9 रोज़ हो चुके हैं और मशरक़ वस्ता में जारी इस लड़ाई में अब अमेरिका भी इसराइल का पार्टनर बनकर उतर चुका है। अमेरिका की शमूलियत के साथ ही इस जंग के किसी बड़े संगीन तनाज़े के जन्म लेने की बातें भी अब जोर पकड़ रही हैं। कल ही अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इस खदशे का इजहार किया था कि इस तनाज़े में मुमकिन तौर पर नए फ़रीक़ मुतवज्जा हो सकते हैं जिससे ईरान इसराइल जंग बैनुल-अक़वामी तसादुम में तब्दील हो सकती है। अब यही बात तेज़ी से सोशल मीडिया पर भी ज़ेर बहस आ रही है और तीसरी जंग अजीम के ख़तरात और इसकी इब्तिदा की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। ईरान इसराइल जंग के पस मंज़र पर गज़ा पर इसराइली जारियत भी शिद्दत से जारी है। गज़ा में इमदाद का हर रास्ता बंद करने के बाद अब इसराइल भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। तड़पते हुए मासूम फ़लस्तीनियों को इमदादी कैंप्स की तरफ आने पर इसराइल क्या कर रहा है? गोलियों से छलनी कर रहा है उनको।
सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में ही जालिम और काबिज इसराइली फौज ने गजा में इमदाद के इंतजार में जमा हुए फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की, जिससे 50 से ज़ायद बेगुनाह भूखे और प्यासे फ़लस्तीनी शहीद हो गए। पिछले एक हफ्ते के दौरान ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हुए हैं जिसमें इसराइली फोर्सेस सैकड़ों फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। रोम कैथोलिक चर्च के सरबराह पोप लियो ने भी आलमी बरादरी से अपील की है कि गजा में जारी मसाइब को नज़रअंदाज न करें, जहाँ इसराइली हमलों से रोज़ाना सैकड़ों अफराद शहीद और ज़ख्मी हो रहे हैं। उनका कहना है कि गजा में इंसानी हमदर्दी की इमदाद की ज़रूरत रोज़ बरोज़ जोर पकड़ती जा रही है, मगर ईरान के इस एटमी प्रोग्राम को लेकर परेशान और हलकान होने वाले बेशतर मगरबी ममालिक जो खुद भी पुरएतमाद नहीं है कि आया तेहरान एटम बॉम्ब बनाने के काबिल हुआ भी है कि नहीं हुआ, लेकिन इन सबको गाजा में इसराइल के हाथों सरेआम जारी इंसानी अलमिया दिखाई नहीं दे रहा है। न ही फ़लस्तीन के पड़ोस और आसपास मौजूद कोई मुल्क आगे बढ़कर इसराइल का हाथ पकड़ने की हिम्मत जुटा पा रहा है। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में स्टूडियो में मुझे नेता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा हैं ज्वाइन कर रहे हैं। जौहर सलीम साहब साबिक़ सफारतकार हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। इख्तियार वली खान साहब भी कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों की इजाज़त से जॉन हुसैन साहब जो कि ईरानी सहाफ़ी हैं प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है। मैं चाह रही हूँ कि ज़रा उनसे हम ईरान में इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो जान लें, फिर आप लोगों की तरफ आते हैं इस पर तज्ज़िये के लिए, तबसरे के लिए और हुकूमत क्या फ़ैसले कर रही है आगे उसके लिए। जॉन बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए, पाकिस्तान की तरफ से एब्सोल्युटली जो कुछ अमेरिका की तरफ से किया गया है कल रात उस पर मजम्मत की गई है। अमेरिकी हमले में के जवाब में ईरान क्या करने जा रहा है, क्या इत्तलात हैं आपके पास इस हवाले से, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि अमेरिकी अड्डों पर भी कोई हमला हो सकता है और पार्लियामेंट की तरफ से भी सुनने में आ रहा था कि कोई अहम फैसला होने जा रहा है, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद करने जा रही है, तो इसका भी डिसीजन हो गया है, इस पर भी जरा बताइएगा। जी देखें, जवाब इस वक्त जो नजर आ रहा है, तासुर जो नजर आ रहा है और आपके सामने भी है, पार्लियामेंट ने अग्री कर लिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करेंगे। और जरा ये भी कह रहे हैं कि जो इनके सुप्रीम लीडर हैं ईरान के आयतुल्लाह खामनेई साहब, उन्होंने भी प्री अप्रूवल ही था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नो डाउट आई थिंक बंद करेंगे ये लोग, जो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। उसके अलावा जो बेसिस हैं जिनकी आपने बात की उनको भी टारगेट करना टेबल पे है। जो रेड सी है, रेड सी के अंदर भी हुतीज की तरफ से एक्शन, हुतीज ने कह दिया कि हम करेंगे। तो एट द सेम टाइम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अभी कुछ टाइम पहले, तीन घंटे पहले, 2 या 3 घंटे पहले जैमिंग बड़े पैमाने पे हजारों की तादाद में जैमिंग ऑफ जीपीएस लोकेशन शुरू हो गई थी। और 27 से ज्यादा लार्ज ऑयल कैरियर्स जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है। मैरीटाइम प्लेटफॉर्म की खबर है, आप चेक कर लीजिएगा कितनी नहीं है, जो मैं शुरू कर दिया है रिस्पांस टू द यूएस। अच्छा जॉन, मुझे बताइए ईरानी अवाम का इस वक्त रिस्पांस किस तरह का है? पैनिक में दिखाई देते हैं या फिर बदला लेने के जज्बे से सरशार हैं? क्या है वहां पर? अभी पेज़ेश्कियान साहब इनकलाब स्क्वायर पे थोड़े देर पहले, 1.5 घंटे 2 घंटे पहले मौजूद थे आम लोगों के साथ। ठीक है, खुशियां मना रहे हैं लोग और लोग बड़ा पुरजोश हैं। हैरत की बात है, जबकि अनएक्सपेक्टेड, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, बट लोग इस वक्त यहाँ पे उल्टा खुश हो रहे हैं। जाहिर है परेशान भी हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई परेशानी नहीं हो रही, जाहिर है परेशान भी लोग हैं कुछ, बट जनरल अवाम में खुशी का इजहार नजर आता है कि अब देखना ईरान को तो मौका मिल गया डायरेक्टली इंगेज करने का अमेरिका के साथ। और अमेरिका यहाँ पे बोलते हैं लोग कि यहाँ पे गलती की अमेरिका ने स्ट्राइक करके डायरेक्टली, तो रिस्पॉन्स यहाँ पे ऑब्वियसली लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से। और लोग अभी भी आई गेस आई एम शॉक्ड, बट अभी भी लोग जो है वो पॉजिटिवली ही देख रहे हैं चीजों को। अच्छा जॉन, मुझे ये भी बताइए, आपके वजीर खारजा जो हैं वो अब जा रहे हैं रूस, तो क्या रशिया से बाकायदा तौर पर जंग में हिस्सा लेने या फिर अस्करी मदद की दरख्वास्त की जा सकती है या कर रहे हैं? देखें, दरख्वास्त ईरान ने जो इनका ऑफिशियल स्टांस है वो यही है कि कोई एड नहीं लेंगे, कोई इनका कोई प्लान नहीं है एड लेने का। दिमित्री मेदवेदेव ने भी अभी ट्वीट किया है, बड़े अभी आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स देने के लिए तैयार हैं कुछ मुल्क। आई थिंक रशिया की तरफ पोटेंशियली इशारा हो सकता है, लेकिन ईरान ने कभी भी एड किसी की रिक्वेस्ट नहीं की। हुतीज भी जो खड़े हुए, जो रेड सी के अंदर जो उन्होंने कहा है कि वो ऑपरेशंस करेंगे, टारगेटिंग करेंगे, वो भी खुद से ही वॉलंटरीली कर रहे हैं। तो बट हु नोज, मुझे नहीं पता, बहरहाल मैं वहां खिया तो नहीं उनके साथ, बट तासुर यही दिया जा रहा है यहाँ पे और खबरें यही आ रही हैं कि नहीं, कोई एड मांगने नहीं गए वो।
अच्छा, मुझे आखिर में ये भी बता दीजिए कि इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि अमेरिका ने ईरान को एक हफ्ता पहले इन हमलों की पेशगी इत्तला दे दी थी और उसके बाद ही फिर वहां से सारा जो यूरेनियम है उसे शिफ्ट कर दिया गया था। इज इट ट्रू? अच्छी बात तो बिल्कुल मूव की थी ईरानियों ने, स्टॉक पाइल मूव किया था, कंफर्म 100% कंफर्म्ड है। 16-17 जून को ट्रक्स गए थे और उन्होंने फोर्डो से स्टॉक पाइल निकाला था, और 20-21 जून को दोबारा आए थे और रेत डाली गई थी एंट्रेंस और एग्जिट टनल्स में। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बड़ी मजे की बात आपने की कि और इसराइल बड़ी मजे की बात कर रहा है कि अमेरिका ने बता दिया, तो पॉइंट भाई, फिर पॉइंट क्या हुआ? अमेरिका अगर बता रहा है कि मैं आऊंगा और मैं स्ट्राइक करूंगा, जाहिर है न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो स्टॉक पाइल है वो मूव हो जाएगा। तो फायदा क्या? चले आप कह रहे नहीं स्पेस सेविंग होगी, अब बंद हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, दोनों बाद में बोलेंगे चलो ठीक है, तुमने हमें मारा हम तुम्हें मारेंगे, सही हो जाएंगे बाद में। अच्छा जी, तो आज क्यों तो खैबर शिकन मिसाइल दागा है अभी ईरान ने? तो मुझे नहीं लगता कि यूएस ने बताया होगा। पर्सनल, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, आई डोंट नो ऑफिशियली क्या है, हो सकता है ईरान बोले कि यूएस ने बताया, बट बहरहाल मूवमेंट हुई है, नो डाउट। स्टॉक पाइल मूव किया गया तीनों फैसिलिटी से, ये कंफर्म्ड है। और आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है कि अमेरिका ने बताया था कि वो अटैक करेंगे। लेकिन ईरान को खदशा तो था कि इस तरह के इकदाम किए जा सकते हैं, इसी वजह से फिर 16 और 17 जून की, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, उसकी दरमियानी शबों में ये सारा का सारा जो यूरेनियम है इसे शिफ्ट कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जॉन हुसैन, मुसलसल हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तानी नाज़रीन को ईरान में क्या हो रहा है उससे मुख्तलिफ चैनल्स पर साथ होते हैं और आगाह करते हैं। आपके बेहद शुक्रगुजार हैं हम। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब दिफाई तजियाकार हैं, वो भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद साहब, आपसे जरा बात का आगाज कर लेते हैं सर, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन हो रही है, अमेरिका की तरफ से जो दावा किया गया है कि तीनों जो उनकी फैसिलिटीज थी वहां पर धमाके किए गए हैं, उसे तबाह कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर और अब अमन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ईरान बता रहा है कि जो दो फैसिलिटीज थी वहां पर तो उसके करीब करीब ये बॉम्ब गिरे हैं, लेकिन फर्दों का एक हिस्सा इससे मुतासर हुआ है और अभी तक आसपास के कंट्रीज की तरफ से भी या बाकी तरफ से भी किसी तरह की किसी ताबकारी के हवाले से कोई इत्तलात नहीं आई है, कोई खबरें नहीं आई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका अपना मुकम्मल हदफ जो सोच रहा था उसे हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ है, जिसको कांग्रेट्स कर दिया था कल डोनाल्ड ट्रंप ने। बहुत शुक्रिया किरण, मुझे इनवाइट किया। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अभी तक ये कंफ्यूजन है। एक तरफ अमेरिकन सदर ने ये ऐलान किया है कि हमने मिशन मुकम्मल कर लिया है और इसराइल को बहुत हद तक महफूज कर दिया। उन्होंने कंप्लीट नहीं कहा, बहुत हद तक महफूज किया। जहां तक ईरान की मैं इंफ्रास्ट्रक्चर देख पाया हूं, जो उनका ईरानियन है मुख्तलिफ रिसर्च के थ्रू, उनके जो 3 जगह पर डेफिनेटली हैं ये, लेकिन ये जो कौम के पास है ये सबसे बड़ा इनका प्लांट है जो पहाड़ों का एक सिलसिला है उसके दरमियान में है। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मोस्टली अंडरग्राउंड है और ये आपस में कनेक्टेड भी है और इसको हिट करना इतना आसान नहीं था और नहीं है भी शायद। 90 मीटर कहा जा रहा है, जो कि तकरीबन 270 और 300 फुट के करीब उसकी डेप्थ बनती है, जो बहुत ज्यादा अनयूजुअल है। और अगर आपने जो पूछा कि अमेरिका की कैपेबिलिटी क्या है, उन्होंने ये जो B-2 बॉम्बर यूज किया है, इस पे डेफिनेटली ये नया जहाज है एज कम्पेयर टू B-52 जो तकरीबन 60 साल पुराना है, वो भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, लेकिन ये एक प्योर स्टेल्थ जहाज है जिसको इस्तेमाल किया गया है। और मैं आपके व्यूअर्स को एक आसानी के लिए और भी बताता चलूं कि ये B-52 और B-2 एक यहाँ पे आइलैंड है डेगो गार्शिया में, साउथ ऑफ इंडिया। अगर श्रीलंका से आप सदर्न लाइन लगाएं, एक 1800 किलोमीटर दूर एक डेगो गार्शिया का एयर बेस है। ये तकरीबन 200-300 साल पहले तक यहाँ मकामी लोग रहते थे, फिर यूके ने कब्जा कर लिया डेगो गार्शिया पर और उनको नेटिव को मूव आउट कर दिया और फिर ये अमेरिका ने ले लिया। इस वक्त इनके पास जहाज B-52 भी और B-2 भी वहां पे बेस है, क्योंकि इतना छोटा जजीरा है कि मुश्किल से एक एयर बेस ही संभाल सकता है उसमें। यहाँ से करीब पड़ता है, इतनी रिफ्यूलिंग जो उन्होंने कहा 18 घंटे हमने की है और जाहिर है रिस्क भी लिया उन्होंने कि डिटेक्ट ना हो जाए। डेगो गार्शिया से भी ये उड़ सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो सिक्योरिटी लीक होने का खतरा था कि मिशन प्लान आउट ना हो जाए। अगर डेगो गार्शिया से टेक ऑफ किया तो बहुत सारे दूसरे मुल्क नजर रखे हुए थे डेगो गार्शिया पर, तो उन्होंने एक तो ये सरप्राइज एलिमेंट किया कि अमेरिका से उन्होंने मेन लैंड उन्होंने उड़ाए। जहां तक इम्पैक्ट का है, ये तकरीबन 40,000 पाउंड का वजन उठा के ले जा सकता है स्टेल्थ होने के बावजूद। तो आपने कहा कि 30,000 का एक बॉम्ब है, तो जिसका मतलब है इन्होंने 6 जहाज ले गए, तो मोस्ट लाइकली इन्होंने 6 बॉम्ब गिराए हैं, तो जो जिसको हम कहते हैं बंकर बस्टर है। और ये 6 जहाजों का जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन इसके वेपन का 50 से 60 मीटर तक ये पेनिट्रेट करता है। लेकिन अगर अमेरिका का ये बयान कि हमें टॉमहॉक क्रूज मिसाइल भी मारे हैं सबमरीन से, तो जो लिंक करते हैं तो मुझे फील हो रहा है कि पहले इन्होंने टारगेट या उस एरिया को सॉफ्ट किया है
उसके बाद ये बंकर बस्टर मारे। अच्छा, अब देखना ये है कि यहाँ पर इफेक्ट ऑफ डैमेज कितना हुआ है। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जो वॉर ऑब्जेक्टिव या कोई मिशन ऑब्जेक्टिव होता है, तो देखना होता है कि सक्सेस रेट क्या है। अब मैं टेंड टू बिलीव करता हूँ कि इजराइल और अमेरिका के बयान के मुकाबले में ईरान का बयान जो आया है कि हमारा ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, जो आप अभी कह रही थी, वो मुझे ज्यादा क्रेडिबल लगता है। वो क्रेडिबल इसलिए लगता है कि कोई सरप्राइज नहीं था ईरान के इन पर हमला होना है। उन्होंने, मुझे फील होता है कि उन्होंने अपना, और उसके लिए पहले से प्रिपेयर भी था सर। और नतंज और इस्फहान के लिए तो वो कह रहे हैं कि उसके करीब करीब गिरे, और फर्दों का जो है वो एक हिस्सा इसमें डैमेज हुआ है। साथ ही मौजूद रहेगा सर जौहर सलीम साहब। जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ना, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है सर। 2 दिन पहले हमें पता चलता है कि वो 2 हफ्तों के लिए मौखर कर रहे हैं ये फैसले, और बार बार ये भी अमेरिका की तरफ से ही कहा जा रहा था कि इजराइल उन्हें इस चीज़ पर दबाव डाल रहा है कि आप इस जंग का हिस्सा बने, लेकिन वो जंग का हिस्सा नहीं बन रहे। फिर कल जिस वक्त ये अटैक होने वाला होता है, उससे पहले जेडी वेंस एक ट्वीट करते हैं, और वो ये कहते हैं कि अमेरिका को इस तनाज़े का डायरेक्ट इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी अटैक कर दिया जाता है। तो ये क्या हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे उस बात से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हुआ। और उससे पे मजीद ये कि जो उन्होंने सुबह मीडिया टॉक किया है, उसमें तो बड़ा उन्होंने क्लियरली बताया कि वो डे फर्स्ट से बड़ा ये कोऑर्डिनेटेड सब कुछ हो रहा था। यानी अगर इसराइल वहां पर अटैक कर रहा था तो अमेरिका की नॉलेज में होते हुए ये सब कुछ हो रहा था। ये क्या था सर? जी, मेरे ख्याल ये बात ठीक है कि ये कोऑर्डिनेटेड थी स्ट्रेटेजी, कि जब 2 महीने पहले ये अल्टीमेटम दिया है तो ये इजराइल की तरफ से तो नहीं आया था, ये तो अमेरिका की तरफ से आया था कि अगर आपने 2 महीने में ये नहीं किया, आपने मुआहदा नहीं किया जिसके मुताबिक जो है बेसिकली अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम स्क्रैप नहीं करते, तो या कि एटलीस्ट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जिससे आप वो किसी टाइम पे भी वेपनाइज कर सकते हैं, तो हम फिर स्ट्राइक करेंगे। और देखें 61st डे पे स्ट्राइक होती है। फिर जो ये ट्रंप का ये वाला जो बयान है 2 हफ्ते वाला, इसके लफ्ज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। बिकॉज ट्रंप ने वो बड़ा मीनिंगफुल था। उसने ये नहीं कहा था कि 2 हफ्ते बाद कहूँगा, उसने कहा था कि मैं विदिन 2 वीक्स। अब विदिन 2 वीक्स का मतलब वो पहले दिन भी हो सकता है, आखिरी दिन भी हो सकता है। तो वो मेरे ख्याल डिफ्लेक्शन थी। और ये भी इस इतलात में फॉक्स न्यूज़ में है कि जी उसमें पूरे उन्होंने एक प्रोग्राम में रिपोर्ट दी कि किस तरह उन्होंने पहले एक बैच तैयारों का वहाँ से उड़ा, फिर जो है ना फिर उसके बाद एक दूसरा बैच उड़ा, ताकि पता ही नहीं चले कि कौन से बैच ने आके करना है। और उसमें 18 घंटों का फर्क था, सो सरप्राइज का एलिमेंट रखा उसने। अच्छा, तो ये एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी है, देखें इजराइल की और अमेरिका की, और उनके ऑब्जेक्टिव्स भी, दोनों के मकसद जो हैं वो भी एक हैं। और इसमें जो है मकसद हैं क्या बेसिकली ना, अब 3 मकसद हैं जो है ना। एक तो ये है कि ईरान की जो है पावर एज अ रीजनल जो है ना, एज अ रीजनल प्लेयर वो ख़त्म की जाए, ठीक है ना। उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनफेक्टिव या न्यूट्रलाइज करना है, जो कि खासी हद तक उन्होंने कर दिया है। क्योंकि वो जो ईरान के सारे मुजामती ग्रुप्स जो उनके सपोर्टेड थे सारे, जो जिनको वो प्रॉक्सीज कहते हैं, हिजबुल्लाह हो गया या हौतीज़ हो गए, या वहाँ से जो है हमास है, या इराक में है, फिर सीरिया में उनकी एक वहाँ पे ग्रुप्स थे, उनकी हमायत याफ्ता हुकूमत थी, उसको भी गिरा दिया। तो वो तो काफ़ी हद तक उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। हौतीज़ उतने थोड़े बचे हुए हैं, लेकिन वो भी पहले से ज़्यादा कंटेंड है। अच्छा, वो जो थे ना, वो एक रिंग ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ईरान के लिए भी ज़रूरी था। एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप था, ईरान उनको करता था और वो ईरान की प्रोटेक्शन थे, ईरान की इंश्योरेंस थे कि अगर ईरान पे अटैक होगा तो वो सारे अटैक करेंगे। देखिए वो कुछ भी नहीं अभी किया उन्होंने फिलहाल। तो दूसरा जो है मकसद ये था कि इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करना इस हद तक कि अगले कई सालों तक तो ये बॉम्ब न बना सके। अगर ऐसा हो जाता सर, तो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो माहिरीन कह रहे हैं कि 8 साल ईरान पीछे चला जाता है अगर ये हो जाता है जो दावा अमेरिका कर रहा है। इस पे जो अभी इन्होंने कहा, मैं थोड़ा सा इस पे आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब जिनके कह रहे हैं ना जी, ये जो है खसूसन इसी चीज के लिए बनाए गए थे। वो वर्जन नहीं है जो पुराने बंकर बस्टर्स बॉम्ब थे जी, वो ज़ेरे जमीन जाके हदफ टारगेट करने के लिए बनाए गए थे। ये इसको 7.5 मील ऊपर से गिराते हैं जी, तो ये उससे मतलब उतनी स्पीड पकड़ लेता है कि 60 मीटर्स जाके 60 मीटर्स डीप ये वैसे चला जाता है। अमेरिका कामयाब हुआ नहीं हुआ? देखिए मेरा अंदाजा ये है ईरान तो कह रहा है नहीं हुआ। मेरा ख्याल है उन्होंने खासी हद तक, देखें बात ये नहीं है कि न्यूक्लियर फिजिकल मटेरियल तो वहां से ले गए होंगे, मसला उसका नहीं है। मसला ये आपकी असल कैपेसिटी तो सेंट्रीफ्यूजेस है ना जी, सेंट्रीफ्यूजेस उसको मज़ीद अफसूदा कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूजेस को उन्होंने हदफ हासिल कर लिया, यानी मेरा अंदाजा है कि उन्होंने खासी हद तक कर दिया होगा। इख्तियार साहब मुझे ये फरमाइएगा सर, जैसा कि वजीर खारजा ईरान के जा रहे हैं रूस, वहाँ पर जाके क्या फैसले होते हैं मुतवक्के तौर पर, और कुछ जिस तरह के हंगामी इजलास बुलाया गया है यूनाइटेड नेशंस का, तो उसमें कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान का भी किरदार रहा है। तो क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ है सर, पाकिस्तान, चीन, रशिया मिलकर, टर्की, कोई हिकमत अमली बनाई जा सके कि आगे बढ़ेंगे कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। देखिए पॉसिबिलिटीज तो सारी हैं,
क्योंकि ये तो अब मतलब अमेरिका का हमला करना ऐसा ही हुआ कि मतलब अगर आपके पास सबसे ज्यादा ताकतवर जहाज है, आपके पास सबसे ज्यादा जहाज है, आपके पास बहुत सारा जंग और जदल का साजो सामान मौजूद है, आपके पास बड़ी फौज है, आपके पास बेहतरीन दिफाई सिस्टम मौजूद है, तो मीन्स कि आप पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकते हो, आप पूरी दुनिया पे हमला भी कर सकते हो। तो फिर जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है और मुल्कों के बनाए गए कवानीन है, जिसको हम महज़ब माशरों के कवानीन कहते हैं, फिर वो कहाँ खड़े हैं? तो ऐसे हालात में मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अपनी जो स्ट्रेटेजिक और यहाँ पर जोग्राफियाई तौर पर जो हमारी पोजीशन है और एटमी मुल्क, फिर इस्लामिक मुल्क होना, ये एक हमारा एक, मैं कहता हूँ इट्स अ फेदर इन आवर क्राउन, इन आवर कैप। और फिर इस वक्त चाइना, सऊदीया, रशिया, ये मेरे ख्याल में, और तुर्की समेत सब ने बड़ी अपनी ये अहमियत के हामिल मुल्क हैं। दो एटमी मुल्कों के बीच में उन्होंने जंग रुकवाई, दैट वाज इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड अगेन उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई ईरान और इजराइल की जंग रुकवाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में वो ट्रेन उसकी जो है उनकी छूट चुकी है। तो ये जो अब दौरा है इराक का, इसका रशिया का, तो मेरे ख्याल में इसमें एक नया ब्लॉक जो मुस्लिम उम्मा की, सर मुझे आपसे भी माजरत करनी पड़ेगी और नईम साहब आपसे भी माजरत करनी पड़ेगी, मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है। आज सबसे पहले से स्टूडियो में मौजूद है लेकिन अभी तक उनकी टर्न नहीं आई। मैं आपसे आके बात करती हूँ और पूछती हूँ कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सजेस्ट करेगा कि अभी इन हालात में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। लेकिन एक ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे चारों मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। नईम साहब, अब आपकी तरफ आती हूँ। सर ये फरमाइए, पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से मजम्मत की गई है, अब हम मामलात को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं जिसमें ईरान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया और उनका एक हक भी है कि उनके ऊपर जब अटैक किया गया तो वो उसका जवाब दें, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या आप सजेस्ट करेंगे हुकूमत पाकिस्तान को कि क्या स्टेप्स अब लेने चाहिए आगे? बहुत शुक्रिया कि नाज आपने मौका दिया। देखिए, पहली बात यह है कि सुबह भी अटैक हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक नवाज शरीफ साहब का अकाउंट, शहबाज शरीफ साहब का अकाउंट, मरीम नवाज साहब का अकाउंट, बिलावल और जरदारी साहब का अकाउंट, तमाम के अकाउंट्स जो हैं वो खामोश हैं। जब आपने मुबारक बातें देनी होती हैं मोदी को, तब आपके अकाउंट्स एक्टिव हो जाते हैं। जब मुसलमानों का मामला है तो आपने चुप का ऐसी गार के अंदर चले गए हैं जहाँ से शायद अब निकलना आपके लिए नामुमकिन हो चुका है। मसला क्या है? मसला ये है कि जब आपके इंटरेस्ट होते हैं, जब आपको कुर्सी पर बिठाया जाता है, जब आप के कारोबार या बाकी चीज़ें होती हैं, तो फिर आप उसके मुताबिक चलते हैं जो आपको घुमा रहा होता है। आप तो एक क्लर्क का रोल अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है जिस तरह दिया गया है, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट पढ़ के दे देता हूँ जो सेक्रेटरी खारजा है मार्को रूबियो, उसके बारे में आपने बात की। मैं, हालांकि आज मुझे बुखार है, लेकिन मुझे जब नवीद रहमान का मैसेज आया तो मैंने कहा जी कि आज तो ईरान का मुकदमा लड़ना है तो मैं तो ज़रूर आऊँगा। वो कह रहे हैं कि जिन ममालिक की ने मजम्मत की है, जिन ममालिक ने मजम्मत की है, दरअसल पीठ पीछे सब हमारे साथ मुत्तफिक हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप उनकी स्टेटमेंट निकालिए। एक तरफ अगर इमरान खान वज़ीर आज़म होते और अमेरिका के अंदर बैठे होते, दो सवाल मेरे लिए हैं। एक तो आप ये बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ का अकाउंट खामोश है, नवाज शरीफ का अकाउंट खामोश है, मरियम साहिबा का अकाउंट खामोश है। मरियम साहिबा को चलें छोड़ दें, वो पंजाब में है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में है ना, सूबे की बात नहीं कर रही हूँ ना, मैं वफाकी हुकूमत की बात कर रही हूँ, मैं मरकज की बात कर रही हूँ। तो आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या दफ्तर खारजा की तरफ से जो मजम्मत भी आई है और आपके मुताबिक वो मजम्मत भी काबिल तस्लीम अगर आपको नहीं है, तो आप समझते हैं कि उनके रहनुमाओं के अहम लोगों की इजाजत से बगैर हुआ है ये? सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान के नहीं, अमेरिका के ये कह रहे हैं कि जिन ममालिक ने मजम्मत की है दरअसल पीछे वो सारे हमारे साथ मुत्तफिक हैं। क्या उसने अमन के अंदर जो है रोल अदा किया? क्यों नहीं आप खुल के ट्रंप का नाम ले रहे? क्यों नहीं आप इसराइल के नेतन्याहू का नाम लेकर उसे उसकी मजम्मत कर रहे? क्यों नहीं आप खुल के आ रहे? आप जो एटमी ताकत, मैं सारे तज़ीर सुन रहा था, इतना बम गिर गया हमारे पास, जो हम एटमी मुल्क हैं, भाई आप ये बताएं कि आप ईरान के साथ कैसे खड़े हैं? आपने OIC की कॉन्फ्रेंस के लिए कोई आपने रिक्विजिशन दी है? आपने इंटरनेशनल लेवल पर क्या बात की है? ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है जो अमेरिका ने की है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों सर ये वैसे बहुत बड़ी बात है। आप क्योंकि आगाज से बैठे हुए थे, आपने सुना भी होगा सर, रूस के साथ मिलकर और चीन के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी करारदाद लेके जा रहा है सलामती काउंसिल में। आप नहीं समझते कि बड़ी बात है? देखें,
और कोई मुल्क नहीं है सर, देखें कोई इस्लामी मुल्क नहीं है। देखें तमाम मुस्लिम ममालिक को हमारी जो रियासत है पाकिस्तान, उसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर रखी गई। हमने क्या किरदार अदा किया? यहाँ पर सेनेटर मुश्ताक जो हैं वो आते हैं, एहतजाज करते हैं, उनको फौरन गिरफ्तार करके गाड़ी में डाल ली जाता है। क्या फ़लस्तीन के हक में क्यों निकले, इसराइल के खिलाफ क्यों हैं? आपके सामने है, पीटीआई ने नहीं किया, इसी हुकूमत ने किया। जो यहाँ के सहूलतकार मौजूद हैं, नजर आ रहे हैं आपको। देखें, एक तरफ अगर आप ये कहें कि इमरान खान आज वजीर आजम होते, अमेरिका हमला करता है ईरान के ऊपर, उस वक्त आप क्या कहते? इधर आप देखते कि एहतजाज और कहते कि ये इसराइल का एजेंट है, ये यहूदी लॉबी का है, ये अमेरिका के साथ मिला हुआ है, लेकिन कोई एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर किरण साहब मैं आपकी बात ये मानती हूं सर कि जब ये वाली सिचुएशन सारी की सारी हुई है, जहां पर एक तरफ अमेरिका क्या कर रहा है और दूसरी तरफ हमने क्या किया है, लेकिन इख्तियार वली साहब इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। सर कहिए, जो फरमा रहे हैं नईम हैदर पंजोता साहब। वो पंजोता साहब ने खुद ही कह दिया कि आज मुझे बुखार था, मेरे ख्याल में बुखार की वजह से इनको न्यूज की समझ नहीं है, इनको बातों की समझ आई है कि मुल्क में क्या होता रहा है, बैनुल अक़वामी दुनिया में क्या होता रहा है। वफाकी हुकूमत ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने जिस तरह स्टैंड लिया, इस वक्त आपको ये इल्म ही नहीं है कि मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा जोड़ के ग्लू की तरफ पाकिस्तान ने रखा हुआ है। आपको तो समझ नहीं आई, आपको तो सिर्फ अपने कैदी नंबर 804 से ही गरज है। आप तो कहीं से ला के अपनी दुकान का शटर उठा के अपना मसाला और चूरन बेचना शुरू कर देते हैं। ये बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स में, मुस्लिम उम्मा की पॉलिटिक्स में, इजराइल में, फिलिस्तीन में अपनी लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मत रगड़े, मत उसमें घुसाए। ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। चीजों में बाइफरकेट करना शुरू करे और ये जानना शुरू करे। ईरानी सफीर को छोड़े, आप देखें कि पार्लियामेंट ऑफ ईरान छोड़े भाई, ईरानी सफीर को नहीं छोड़ सकते। मैं किरण से मौका मांग रहा हूं, आप अपनी बात पे बात करें ना, आप अपनी बात पे बात करें। ईरान की पार्लियामेंट आप भूल रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आती है। आप हर जगह उठा के अपनी लोकल बातें जो है वो शुरू कर देते हैं। इस वक्त ईरान जितना मशहूर पाकिस्तान का है, वो किसी दूसरे मुल्क का नाम नहीं लेता है। और मैं नहीं, एक किरण चंद सेकंड, एक सेकंड, ठीक, इख्तियार साहब मुझे इजाजत दीजिए। हैदर साहब को आगाज में भी मौका नहीं मिला। सर आप 30 सेकंड है, प्लीज अगेन ब्रेक पे जाना है, आप जवाब दीजिए अपना। ईरानी सफीर ये कह रहे हैं, ईरानी सफीर इस्लामाबाद के अंदर, अब उनको चुप कराएं या म्यूट करा दें। ये क्या तरीका है? जब मुझे मौका दे दिया तो फिर बात खत्म होगी। मैं आप दोनों मेहमानों से गुजारिश करूंगी कि आप जो है जिस तरह के मामलात हैं उस पर हमें जरूरत है कि हम लोकल जो पॉलिटिक्स छोड़कर ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, और पाकिस्तान की दोनों बड़ी जमातें हैं, एक हुकूमत में एक ऑपोजिशन में, तो कोई ऐसी राह निकाली जाए कि जिसमें पाकिस्तान की इज्जत भी बढ़े, मकाम भी बढ़े, और हम सॉर्ट आउट करवाने में भी अपना किरदार अदा कर सकें। खालिद साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ जब तक ये हमारे दोनों मेहमान जरा थोड़े कूल डाउन हो। मुझे फरमाइए सर, अमरीकी वजीर दिफा, इनके मुताबिक इस ऑपरेशन में 7 B-2 तैयारे जो हैं वो शामिल हुए हैं, और ये B-2 तैयारों की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन भी था। वो कह रहे हैं कि इन तैयारों ने 18 घंटे की बराह रास्त और मुसलसल प्रवास की, जो अभी थोड़ी देर पहले सलीम साहब भी फरमा रहे थे। तो रास्ते में कई बार फ्यूलिंग भी हुई है, और इन दोनों की स्पेसिफिकेशन भी बताइएगा, इसकी टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बताइएगा सर, ये क्या चीज़ है और मुमकिन ईरानी रद्द अमल क्या हो सकता है, ये भी बताइएगा जरा। ये किरण, अमेरिका के पास इस वक्त 2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हैं जो टाइप्स के, एक B-52 है और एक B-2 है। जो B-52 है वो तकरीबन 60 साल पुराना जहाज है, और ये जो B-2 है ये 1997 में पहली दफा देखा गया था। और जो B-52 है वो इतना स्टेल्थ नहीं है, अब फीचर्स ऐड हो रहे हैं, उसके इंजन इकोनोमाइज हो रहा है, वेपन्स कैपेसिटी बढ़ रही है, और अमेरिका का उसको और कोई तकरीबन 2050 तक उड़ाने का उसका प्लान है। तकरीबन ये जहाज 90 साल उड़ेगा। मैं B-52 की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। दूसरा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ये है जो B-2 इस्तेमाल हुआ है, ये तकरीबन जैसे मैंने इसके 97 में भी देखा गया था, और तकरीबन 19 सिर्फ जहाज हैं अमेरिका के पास, 19, जिसमें से 6 ने हिस्सा लिया। इस जहाज की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 40,000 पाउंड तक ये वजन उठाता है। और ये जो बंकर बस्टर आपका जिक्र कर रही थी कि तकरीबन 30,000 पाउंड है, इसका मतलब है 6 जहाजों ने डिफरेंट एक वेपन उठाया होगा, और जाहिर है कुछ टारगेट सॉफ्ट करने में इस्तेमाल किया गया होगा और बाकी ने पेनिट्रेट किया होगा। लंबा रूट उन्होंने लिया, तकरीबन 18 घंटों की जो फ्लाइट ली गई है। ये भी बड़ा स्ट्रेंज बात, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेंज मुझे एक और भी लगा है, जिसमें मैंने किया था कि ये जो यहाँ पे इनके पास डेगो गार्सिया का यहाँ पे एक है, वहां से इन्होंने नहीं लिया।
जो तकरीबन 1800 किलोमीटर साउथ ऑफ इंडिया बनता है, एयर बेस है, वहाँ पे भी यही जहाज है B2 और B52, लेकिन वहां से ये नहीं आए। एंड द मेन रीजन वही है उसकी कि शायद उनको था कि सीक्रेसी मकसद था कि ये इल्म ना हो जाए। डेफिनेटली ये बड़ा इलेक्ट्रॉनिकली जैमिंग करता है, वेपन्स कैरी करता है, बहुत एक्यूरेट है, बट येट टू बी सीन ग्राउंड कंफर्मेशन होने के बाद हम ये कह सकेंगे कि ये रिपीट होगा इस तरह का मिशन या नहीं होगा। और अगर ग्राउंड पे जो कि अनफॉर्चुनेटली और ईरान की तरफ से मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है सर? ईरान की तरफ से देखिए, हार्मोज को जो कहा जा रहा है कि ब्लॉक करने का, वो कैपेसिटी मैं इसलिए नहीं देख रहा कि जब तक आपके फेवरेबल या कंट्रोल ऑफ द एयर नहीं होता, किसी चीज को आप इस तरह मेंटेन नहीं कर पाते। अब ये जमाना एयरफोर्स का है, इनको ऑलमोस्ट नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करना पड़ेगा या मेंटेन करना पड़ेगा, तब इस तरह का आप ऑपरेशन करते हैं, जैसा इराक के खिलाफ अमेरिका ने किया था, नो फ्लाई जोन। तो अगर इस तरह की कोई कैपेसिटी होती तो मैं डेफिनेटली कहता। मैं मायूस नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ शिप्स पे या सबमरीन से आप ब्लॉकेट तो कर सकते हैं, लेकिन उसको सस्टेन प्रोलॉन्ग करना बड़ा मुश्किल होता है, वो बहुत चैलेंजिंग होगा। लास्ट पॉइंट मेरा इसके ऊपर ये है कि इनके पास यही ऑप्शन है कि जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स इन्होंने फायर किए हैं हाइपरसोनिक, जो आवाज की रफ्तार से 5-6 गुना है, वही शायद नॉकआउट करें इजराइल को, और वही इनके पास ऑप्शन है, क्योंकि अगर आज सीज फायर हो जाती है तो ये ईरान के लिए बड़ी डिसएडवांटेज पोजीशन होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खालिद चिश्ती साहब साथ मौजूद थे, और साहब आप दोनों का बेहद शुक्रिया। ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की बात हो रही है, प्रोग्राम में जब इस तनाज़े का आगाज़ हुआ था उस वक्त सलीम जौहर साहब ने बताया था कि ईरान के पास ये 2 ही ऑप्शंस मौजूद हैं, तो मजीद इस पर क्या हो सकता है, ईरान क्या कर सकता है, इस पर सलीम साहब से ही बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हैं। जौहर साहब ये फरमाइएगा, जैसे स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने की बात कर रहे हैं अब ईरान की तरफ से, तो वो तमाम ममालिक जो ईरान के हिमायत में हैं वो अपनी इस हिमायत को जारी रख सकेंगे फिर? बिल्कुल जी, ये आपने सही कहा कि ये एक न्यूक्लियर ऑप्शन होगी, और उस ऑप्शन का मतलब है कि एक तो रिपरकशन जाहिर है कि फिर अमेरिका की तरफ से एकदम उसकी रिटेलिएशन जो आएगी, और जिस तरह चिश्ती साहब ने बिल्कुल सही कहा, जब एयर पावर ही नहीं है उनके पास, एयर सुप्रीमेसी तो अमेरिका के पास है उस जगह पे सारी, तो फिर वो उसको सस्टेन नहीं कर सकेंगे, बहुत थोड़ा अर्सा वो चलेगी। वो आप दोजे भी सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एयर पावर से, अगर आपके पास जो है ना उसको बचाने के लिए एयर पावर ना हो। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर वो यूज़ करते हैं तो फिर सारी सफारती हमायत भी जो है उससे भी खासी हद तक वो फिर हाथ दो बैठेंगे, तो वो उसकी दूसरी रिपरकशन है। देखिए, जिससे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये ऑप्शन भी या ये ऑप्शन कि वो अमेरिका की बेसिस पे अटैक कर दें, वो भी न्यूक्लियर ऑप्शन है, बड़ी खतरनाक है। जो एक्चुअल ऑप्शन है इनके पास वो ये है कि रशिया और चाइना क्या सपोर्ट करते हैं, कितना। तो इसलिए जो कल मुलाकात होनी है ईरानी फॉरेन मिनिस्टर की पुतिन के साथ, वो बहुत अहम है। और मुमकिन सपोर्ट क्या हो सकती है सर? देखिए, मुमकिन है पहले तो खैर सफारती तो वो कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये भी हो सकता है वो कोई अल्टीमेटम दे दें। देखिए, मेदवेदेव ने तो ये बात की है ना कि जी, उसने तो एक ट्वीट किया है कि जी हम तो ईरान को कोई और मुल्क भी तो न्यूक्लियर वेपन्स दे सकता है, तो वो एक किस्म का इशारा ही है ना। तो इसलिए वो अगर सपोर्ट देने पे आ गए, तो देखिए जब सीरिया जो था ना, पहली बार जब अमेरिका ने कोशिश किया बशर अल असद को टॉपल करने का, तो चाइना रशिया बीच में आगे नहीं कर सका अमेरिका, सालों तक वो लॉन्ग ड्रॉन एक अफेयर हो गया। बाद में जब चाइना और रशिया ने सपोर्ट नहीं किया तो वो दिनों में हुकूमत चेंज होगी। तो इस वक्त आई थिंक कि सबसे ज़्यादा अहम ईरान के लिए ये है कि ये उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। रशिया के साथ उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट अभी जनवरी में जो है वो रेटिफाई हुआ है। चाइना के साथ भी उनके बहुत ही करीबी इकोनॉमिक जो है ताल्लुकात हैं, अपना आधे से ज़्यादा तेल उधर देते हैं। सर, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी। आपको लगता है ये मुमकिनात में से कि रशिया अपना एटमी वेपन जो है वो दे दे ईरान को? मैं नहीं कह रहा कि इस तरह होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ वो तो मेदवेदेव ने कहा है ना, जो उनका फॉर्मर प्रेसिडेंट था। बात यह है कि अगर वो जो है ना सपोर्ट किस हद तक देते हैं रशिया और चाइना, अब सारी चीज इस पे डिपेंड करेगी। अगर वो सपोर्ट नहीं होती तो ईरान ऑन इट्स ओन, तो ईरान ज्यादा देर जंग जारी नहीं रख सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नईम हैदर पंजोता साहब साथ मौजूद थे, जौहर सलीम साहब साथ मौजूद थे। ईरान में इस वक्त सिचुएशन क्या है, इस पर डिस्कशन हो रही थी। अब आगे ईरान क्या करेगा, इस पर नजर रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो तीसरी आलमी जंग की तरफ भी खुदा न खास्ता सिचुएशन जा सकती है, ऐसा माहिरीन कह रहे हैं। वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को और तमाम मुस्लिम उम्मा को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।